हेलो, वेलकम टू द एडिटोरियल कोर्स। 18 मई 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस ग्रामर रूल्स, वोकैबुलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड। आज के एडिटोरियल का टाइटल है अनवारंटेड अरेस्ट। अनवारंटेड अरेस्ट का मतलब अननेसेसरी अरेस्ट। यदि कोई चीज़ वारंटेड है तो नेसेसरी है, और अनवारंटेड है तो अननेसेसरी है, बेकार में अरेस्ट किया गया। ठीक है, मतलब टाइटल से आपको समझ में आ गया कि बेकार में अरेस्ट किया गया। किस चीज़ पर है ये आज का एडिटोरियल? तो ऑन सेडिशन चार्जेस। सेडिशन चार्जेस का मतलब होता है देशद्रोह का आरोप। चार्जेस अगेंस्ट, यहाँ देखिए इस चीज़ को हम हाईलाइट जरूर करना चाहेंगे। चार्जेस अगेंस्ट एनीबडी, किसी के ऊपर लगाया गया आरोप। ठीक है, चार्जेस अगेंस्ट एनीबडी, किसी के ऊपर लगाया गया आरोप। मतलब क्या कि यहाँ पर किसी पर लगाया गया, पर या ऊपर आता है सेंस हिंदी में, लेकिन अगेंस्ट चार्ज के साथ उपयोग कीजिएगा। ठीक है, यहाँ चार्ज नाउन है। चार्ज अगेंस्ट समबडी मतलब किसी पर लगाया गया आरोप। लेकिन अगर चार्ज वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसका पैटर्न बदल जाएगा। चार्ज समबडी विथ समथिंग, समथिंग यहाँ अपराध का नाम होगा। ही वॉज चार्ज्ड विथ थेफ्ट, उस पर चोरी का आरोप लगाया गया। द चार्जेस ऑफ थेफ्ट अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ चोरी का आरोप। तो चार्ज जब वर्ब के रूप में है तो विथ प्रीपोजिशन ले रहा है। चार्ज समबडी विथ समथिंग, किस समबडी पर समथिंग का आरोप लगाना। ठीक है, और चार्ज जब नाउन है तो चार्ज ऑफ समथिंग अगेंस्ट समबडी, चार्ज ऑफ समथिंग अगेंस्ट समबडी। ठीक है, जब हम चार्ज वर्ब के रूप में यूज करते हैं, जैसे चार्ज समबडी विथ समथिंग, समबडी पर समथिंग का आरोप लगाना, तो वहाँ चार्ज के जगह एक्यूज लगा सकते हैं, एक्यूज भी बोल सकते हैं, तो ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा। एक्यूज समबडी ऑफ समथिंग, समबडी पर समथिंग का आरोप लगा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कैजुअल रिसॉर्ट, रिसॉर्ट आसरा या सहारा। रिसॉर्ट नाउन भी है, वर्ब भी है। नाउन के रूप में जनरली इसका उपयोग ऐसे करते हैं, टेक रिसॉर्ट टू समथिंग, कोई चीज़ का आसरा लेना या कोई चीज़ का सहारा लेना। ठीक है, वी शुड नॉट टेक रिसॉर्ट टू अनफेयर मीन्स इन द एग्जाम्स। हम लोगों को परीक्षा में अनफेयर मीन्स यानी चीट पुर्जा चोरी चमारी का सहारा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, एक और सेंटेंस बोलते हैं जिसमें रिसॉर्ट को हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, मेनी पॉलिटिशियंस रिसॉर्ट टू वायलेंस एंड करप्शन टू विन द इलेक्शन कॉन्टेस्ट। मेनी पॉलिटिशियंस रिसॉर्ट टू, रिसॉर्ट यहाँ वर्ब हो रहा है, सहारा लेते हैं। हम यदि इस रिसॉर्ट को नाउन के रूप में यूज करें तो इसी सेंटेंस में बोल सकते हैं मेनी पॉलिटिशियंस टेक रिसॉर्ट टू वायलेंस एंड करप्शन टू विन द इलेक्शन कॉन्टेस्ट। चुनाव को जीतने के लिए बहुत सारे पॉलिटिशियंस सहारा लेते हैं भ्रष्टाचार और हिंसा का। भैया सेंटेंस है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है, आगे देखिए सिडिशन क्लाउज। सिडिशन क्लाउज किसको कहा जाता है? देशद्रोह का जो आरोप लगाने वाला सेक्शन है संविधान के अंदर, उसको सिडिशन क्लॉज कहते हैं। काउज कंसर्न, चिंता उत्पन्न करना। द कैजुअल रिसोर्ट, यदि कोई चीज़ को आप कैजुअल यूज़ करते हैं तो बिना सोचे समझे इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो कैजुअल वर्ड है इसका मतलब हो रहा है इनडिस्क्रिमिनेट, विवेकहीन, बिना सोचे समझे, बिना परिणाम सोचे, बिना उसकी सार्थकता सोचे यदि किसी चीज़ को आप उपयोग कर रहे हैं तो आप उसका कैजुअल यूज़ कर रहे हैं। तो उसी तरह कैजुअल रिसोर्ट मतलब इसका सहारा लिया जा रहा है, किस चीज़ का? सिडिशन क्लाउज का। ठीक है, लेकिन इस सहारा जो है पुलिस के द्वारा लिया जा रहा है। ये आसरा, सिडिशन क्लाउज का सहारा या आसरा पुलिस ले रही है, यानी सिडिशन क्लाउज को पुलिस उपयोग कर रही है। कैसे? कैजुअल तरीके से, मतलब इसके बिना गहराई से सोचे हुए इसके बारे में कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, उपयोग करना सही है कि गलत है, इसके बारे में सोच नहीं रही पुलिस, इसका सहारा ले रही है। किसका? सिडिशन क्लाउज का। ये जो सहारा लेना कंटिन्यूज टू काउज कंसर्न, ये चिंता उत्पन्न कर रहा है। जाहिर सी बात है, आप किसी इतने बड़े कानून का जो संविधान में लिखा है, पुलिस जो कि मानी जाती है कि कानून लागू करवाने वाली संस्था है इंडिया के अंदर, वो बिना सोचे समझे यदि किसी कानून का सहारा ले, जाहिर सी बात है वो कानून का सहारा ले रही है तो लोगों पर उस कानून के अंतर्गत वो केस थोप रही है, तो ये चिंता का विषय तो है। जाहिर सी बात ये चिंता को उत्पन्न करता रहेगा यदि ऐसा हो रहा है तो। अब क्यों ये आर्टिकल लिखा गया? पहला सेंटेंस सुनिए, द अरेस्ट ऑफ के रघुराम कृष्ण राजू।
के रघुराम कृष्ण राजू का अरेस्ट हुआ, गिरफ्तारी हुआ। ये कौन है भाई? एन एमपी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश के एमपी हैं, ठीक है। ऑन द ग्रेव चार्ज ऑफ सेडिशन। देखिए, चार्ज ऑफ सेडिशन मतलब तो हो गया देशद्रोह का आरोप, और ग्रेव चार्ज मतलब गंभीर आरोप देशद्रोह का। इज येट अनदर इंस्टेंस। अनदर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ द मिस यूज, उदाहरण है। इंस्टेंस मतलब उदाहरण है। येट अनदर, अनदर इंस्टेंस है मतलब एक और उदाहरण है। अनदर के पहले यदि येट लगा दिया जाए तो अनदर को इम्फेटिक बना दिया गया। येट अनदर इंस्टेंस, एक और उदाहरण है, किस चीज का? ऑफ द मिसयूज ऑफ द प्रोविजन। ये प्रोविजन मतलब क्या होता है? जो कानून का बात हम बोल रहे हैं ना, सेडिशन क्लाउज या सेडिशन चार्जेस, ये प्रोविजन है, ये कानून है। तो कानून का, इस कानून का एक और उदाहरण है, इस कानून के मिसयूज का एक और उदाहरण है। क्या है उदाहरण भैया? कि के रघुराम कृष्ण राजू का अरेस्ट होना। के रघुराम कृष्ण कौन है भाई साहब? एमपी हैं भाई साहब। एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के सदस्य हैं आंध्र प्रदेश से। उन पर आरोप लगा दिया, क्या भाई? कि गंभीर आरोप लगा दिया सेडिशन का, तुम देशद्रोही हो, और उसको गिरफ्तार कर लिया। ऐसा बहुत हो रहा है, जो बहुत हो रहा है उसमें एक और ये एग्जाम्पल जुड़ गया कि इस प्रोविजन को मिस यूज किया जा रहा है, गलत उपयोग किया जा रहा है। रिलेटिंग टू एक्साइटिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। डिसअफेक्शन का मतलब क्या होता है? डिसअफेक्शन का मतलब होता है शत्रुता का भाव। और ये जो है प्रोविजन किस चीज से संबंधित है? ये संबंधित है कि सरकार के खिलाफ आप डिसअफेक्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आपके मन में हैट्रेड है, एनिमिटी है, शत्रुता है, नफरत है, ठीक है। और आप लोगों को भड़का रहे हैं सरकार के खिलाफ, असंतुष्ट कर रहे हैं लोगों को खिलाफ, मन में नफरत जगा रहे हैं। इससे रिलेटेड ये प्रोविज़न है सेडिशन चार्जेस वाला। और इसका एक बार और मिसयूज कर दिया गया रघुराम कृष्ण राजू को गिरफ्तार करके, जो एमपी हैं आंध्र प्रदेश के। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। द पुलिस इन डिफरेंट स्टेट्स हैव बीन इन्वोकिंग सेडिशन। इन्वोक ए चार्ज का मतलब एक आरोप लगाना, तो इन्वोक सेडिशन का मतलब देशद्रोह का आरोप लगाना, ठीक है। भिन्न भिन्न राज्यों के पुलिस सेडिशन का आरोप लगाती रही है। सेडिशन क्या है भाई? एन ऑफेंस, एक जुर्म है, डिफाइंड इन सेक्शन 124A आईपीसी, इंडियन पेनल कोड 124A, सेक्शन 124A के तहत डिफाइन किया गया है सेडिशन को एक ऑफेंस। ऑफेंस मतलब क्राइम, क्राइम मतलब जुर्म, अपराध के रूप में इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो जो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसकी पुलिस इस सेडिशन को इन्वोक कर रही है, ये मतलब देशद्रोह का आरोप लगा रही है, लोगों पर लगा रही है। किन किन लोगों पर आरोप लगा रही है? तो इन्वोक सेडिशन अगेंस्ट क्रिटिक्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। ये जो देशद्रोह का आरोप भिन्न भिन्न राज्यों में पुलिस लगा रही है, किसके खिलाफ लगा रही है? तो उन आलोचकों के खिलाफ लगा रही है जो एस्टैब्लिशमेंट के आलोचना कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब यहाँ सरकार, गवर्नमेंट, मतलब मेरे समझ से बाहर का बात है। हो सकता है बहुत कानून के परखने वाले लोग या पारखी लोग बैठे हों, विद्वान लोग बैठे हों, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि एक प्रजातांत्रिक देश में, ठीक है। मेरा एक सवाल है, चूँकि हम टीचर हैं तो हम एट द सेम टाइम स्टूडेंट भी हैं, हमको सीखना है, तभी तो हम सिखाएंगे ना। तो हमको ये कोई सिखाएं, कमेंट में बताएं। जो लोग भी कानून के पारखी लोग मेरे इस आर्टिकल को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो हमको बताएं कि एक प्रजातांत्रिक देश जो कि भारत है, जैसा प्रजातांत्रिक देश है और दुनिया के सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश ही कहा जाता है, तो भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश में, जहाँ सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी जाती है, वहाँ अगर जनता में से ही कोई उठ के सरकार से सवाल कर दे कि आपका ये काम कैसे सही है, हाँ ठीक है, मेरा सवाल सुनिएगा, ये काम आपका कैसे सही है, ये देशद्रोह कैसे हो जाता है? ये देशद्रोह कैसे हो जाता है, ये समझाए कोई हमको। मतलब हम समझना चाह रहे हैं, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे किसी पर, मेरा सिर्फ सवाल है। कमेंट में बताइए, तो मेरा नंबर भी फ्लैश हो रहा है, आप हमको कॉल करके बता सकते हैं कि देशद्रोह कैसे। हमने पूछा कि ठीक है सरकार जी, माँ बाप जी, आप जो है इतना 1000 करोड़ का इधर प्रोजेक्ट चला रहे हैं, इतना 1000 करोड़ का इधर प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो काहे नहीं ऐसा करते हैं सरकार जी और माँ बाप जी कि आप जो है सबके घर घर अनाज पहुंचवा दीजिए, खाने पीने का व्यवस्था। आप दम लगा के 6 महीना दम
पूरा लॉकडाउन कर दीजिए। ठीक है, मानते हैं देश का अर्थव्यवस्था नीचे जाएगा सरकार जी, ये मेरा सवाल है, समझिएगा ना। तो ऐसा कर दीजिए कि पूरा कंप्लीट लॉकडाउन 6 महीना कीजिए और 6 महीना में सब व्यवस्था टंच कर लीजिए। इतना इतना 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चलाइए रहे ना, वो सब पैसा रोक के व्यवस्था टंच कर लीजिए कि सब जगह ऑक्सीजन हो जाए, सब जगह टीका हो जाए, और हर हॉस्पिटल में बेड और वेंटिलेटर और सब कुछ, एम्बुलेंस। हो सकता है, मानते हैं कि इतना दिन से देश जो है अच्छा से नहीं चल रहा था, हम आप ही का बात मान रहे सरकार जी कि इतना दिन से देश अच्छा हाथ से नहीं चल रहा था, सब कुछ तबाह है। 6 महीना आपको और लगना चाहिए इतना व्यवस्था करने में, और करवा करके इतना व्यवस्था और लॉकडाउन खोल दीजिए। 6 महीना का अनाज पानी का व्यवस्था कर दीजिए, बिजली बिल का व्यवस्था कर दीजिए, और उतना पैसा हजारों हजार करोड़, 2,000, 5,5,000, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है सरकार जी। तो ये बतवा, मतलब कोई भी आम आदमी पूछेगा ना तो उसको आप, ठीक है, आप इसका कारण बताइए कि ऐसे हो सकता है कि ऐसे नहीं हो सकता है, लेकिन ये देशद्रोह कैसे सरकार से सवाल कर दिया तो है ना। तो जो सरकार के आलोचक है, सवाल करने का मतलब है कि आलोचक है, आप जो कर रहे हैं उस पर हम सवाल उठा रहे हैं, यही ना है। तो क्रिटिक्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट है और प्रोमिनेंट डिसेंटर्स हैं। प्रोमिनेंट का मतलब प्रमुख प्रमुख, और डिसेंटर्स का मतलब क्या है भैया? असंतुष्ट लोग। जो देखिए, कंसेंट और एसेंट मतलब सहमति होता है, और डिसेंट का मतलब होता है असहमति जताना। मतलब आप जो कर रहे हैं हम उससे खुश नहीं हैं, हमको सही नहीं लग रहा, हम असहमत हैं उससे। तो ठीक है, प्रजातंत्र है, जनता ने चुन के भेजा है, तो जनता में से किसी को हक है ही बोलने का। हमको लगता है, जहां तक मेरा समझ है प्रजातंत्र का, 10वां क्लास तक तो हम भी पढ़वे ना किए हैं सिविक्स, तो उतने में ज़्यादा तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, बताइए हैं। अच्छा देखिए, द पुलिस इन डिफरेंट स्टेट्स हैव बीन इन्वोकिंग सेडिशन। सेडिशन इन्वोक कर रही है, मतलब देशद्रोह का चार्ज लगा रही है अगेंस्ट द क्रिटिक्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, सरकार के आलोचकों के खिलाफ, एंड प्रोमिनेंट डिसेंटर्स के खिलाफ। मतलब प्रसिद्ध जितने भी फेमस हैं, प्रमुख प्रमुख हैं, प्रोमिनेंट मतलब मेन असंतुष्ट लोग हैं, उनके खिलाफ। और सेडिशन क्या है भाई? तो सेडिशन का देखिए डिफाइन किया, एन ऑफेंस, एक जुर्म है। इसको डिफाइन किया गया है आईपीसी 124 के सेक्शन ए में, सॉरी आईपीसी के 124 ए सेक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मिस्टर राजू, ए वोकल डिट्रैक्टर, वोकल डिट्रैक्टर, वोकल मतलब जो बोल के, जो अपना आवाज बुलंद करते हो, और डिट्रैक्टर का मतलब होता आलोचक, क्रिटिक, जो आपके बातों को क्वेश्चन मार्क में डाल देते हो, कापी काहे कर रहे हैं भैया। ठीक है, ऑफ एमपी चीफ मिनिस्टर, सॉरी एपी चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, वो डिट्रैक्टर हैं, डिट्रैक्टर मतलब आलोचक हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी जो साहब हैं, उनके एक वोकल डिट्रैक्टर हैं, मतलब ज़बरदस्त तरीके से उनका आलोचक हैं वो मिस्टर राजू साहब। तो उन्होंने जो किया है इज साउट टू बी प्रोसिक्यूटेड। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने जो किया है उसमें प्रोसिक्यूट किए जाने की ज़रूरत है। प्रोसिक्यूट करते हैं तो मतलब किसी आदमी पर मुकदमा चलाने जाने की ज़रूरत है। हालांकि आप गौर से सुनिएगा, हिज अरेस्ट इज अनवारंटेड, उनका जो गिरफ्तारी है फालतू है, वो गिरफ्तारी होने का ज़रूरत नहीं था। कंसिडरिंग दैट, इस बात को विचार करते हुए कि ही इज बीइंग एक्यूज्ड ऑफ ओनली स्पीच बेस्ड ऑफेंसेस रिलेटिंग टू हिज डायट्राइब अगेंस्ट हिज पार्टी लीडर एंड सीएम। ठीक है, वो जो है ये उनको ये आरोप लगाया जा रहा है किस चीज़ का? इज एक्यूज्ड ऑफ, देखिए एक्यूज समबडी ऑफ समथिंग, समबडी पर समथिंग का आरोप लगाना। जैसे द पुलिस हैव एक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट, पुलिस ने उस पर चोरी का आरोप लगाया। हिज नेबर्स हैव एक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट, उसके पड़ोसियों ने उस पर चोरी का आरोप लगाया। ठीक है, तो द पुलिस हैव एक्यूज्ड हिम ऑफ मर्डर, पुलिस ने उस पर मर्डर का आरोप लगाया। ये सब एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या बोल जाएगा? ही हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ही हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उसी तरह ही इज बीइंग एक्यूज्ड, उस पर आरोप लगाया जा रहा है किस चीज का? ऑफ ओनली स्पीच बेस्ड ऑफेंसेस, सिर्फ स्पीच बेस्ड जुर्मों का, अपराधों का, ऑफेंसेस मतलब क्राइम्स का। रिलेटिंग टू, ये अपराध किससे संबंधित है? हिज डायट्राइब, उसकी आलोचना, एमपी साहब की आलोचना। डायट्राइब मतलब आलोचना, खास करके जब आलोचना आप मौखिक रूप से, शाब्दिक रूप से बोल के करते हैं तो उसको डायट्राइब कहते हैं। और डायट्राइब किसके अगेंस्ट है? उनके पार्टी लीडर और सीएम साहब के अगेंस्ट है। तो जब आप सिर्फ ये आरोप लगा रहे हैं उस पर, तो उसको अरेस्ट करने की क्या जरूरत थी? ये तो अरेस्ट अनवारंटेड है, अननेसेसरी है।
it has predictably and not without justification, not without justification मतलब with justification, invited charges of political vendetta. इट हैज़ प्रिडिक्टिवली, यदि कोई चीज़ के लिए आप बोलते हैं कि प्रिडिक्टिवली ऐसा होना था, मतलब कि जैसे इसके बारे में पहले से सबको पता था कि होगा। प्रिडिक्टेबल यदि कोई चीज़ है तो पहले से सबको पता है कि भैया ये तो होना ही है। तो चूंकि उन्होंने सीएम साहब को, अपने पार्टी लीडर को डाइट्राइब किया, मौखिक रूप से काफ़ी आलोचना कर दिया, तो ये तो होना ही था कि उन्हें उन पर चार्ज लगेगा पॉलिटिकल वेंडेटा का। इनवाइट चार्ज ऑफ समथिंग मतलब जो आप काम कर रहे हैं ना, उससे इस चीज़ का आरोप आप पर लग सकता है। इफ़ योर एक्शन इनवाइट्स ए चार्ज ऑफ समथिंग, तो जो आपका एक्शन है उस समथिंग का आरोप को न्योता दे रहा है कि हम ये काम किए हैं, तो हम पर, मतलब आपने ये काम किया है तो आप पर ये समथिंग वाला चार्ज लगेगा। तो जो आपका ये डाइट्राइब है ना, इट इनवाइटेड चार्ज ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा। वेंडेटा मतलब दुश्मनी, प्रतिशोध, राजनीतिक प्रतिशोध का चार्ज आप पर लगेगा कि आप राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सरकार की आलोचना कर रहे हैं, ये आरोप आप पर लगेगा। ये प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि आपने क्या कर दिया भाई साहब कि आपने अपने चीफ मिनिस्टर और अपने ही पार्टी के लीडर को क्रिटिसाइज कर दिया, डाइट्राइब कर दिया, ठीक है। और विदाउट जस्टिफिकेशन नहीं है, ये बात जस्टिफाइड है कि हाँ आपको आरोप लगाना चाहिए। इवन, लेकिन आगे सुनिएगा, इवन इफ वन वेयर टू एक्सेप्ट एट फेस वैल्यू द प्रोसिक्यूशंस क्लेम दैट हिज स्पीचेस स्टोक्ड हैट्रेड अगेंस्ट कम्युनिटीज। अगर आप कोई चीज़ को एट फेस वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं तो आप उसको पहली नज़र में वही मान लेते हैं, ठीक है। पहली नज़र का मतलब उसके में बिना गहराई से जांच पड़ताल किए हुए, बिना गहराई से उसके बारे में छानबीन किए हुए बिना आप उसको मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं एट फेस वैल्यू, ठीक है। तो अगर कोई इस बात को बिना फेस वैल्यू में ही पहली बार में बिना सोचे समझे, बिना गहराई से जांचे ये बात मान भी लेता है कि प्रोसिक्यूशन का जो क्लेम है, प्रोसिक्यूशन कौन है इसमें, जाहिर सी बात है सरकार है, उसका दावा यह है कि उसका जो स्पीच है हैट्रेड स्टोक किया, मतलब नफरत फैलाया, किसके अगेंस्ट, कम्युनिटीज के अगेंस्ट, कुछ समुदायों के अगेंस्ट, ठीक है। और कौन सा उसका जो बात था में एमपी साहब का, तो उन्होंने रेफर किया था, ही हैड रेफर्ड टू, उन्होंने रेफर टू समथिंग मतलब उस चीज़ के बारे में चर्चा करना ना, तो ही हैड रेफर्ड टू एलिज्ड रैम्पेंट कन्वर्सन एक्टिविटीज़ इन द स्टेट। उन्होंने स्टेट में रैम्पेंट कन्वर्सन एक्टिविटीज़ के बारे में चर्चा कर दिया था। ये कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्सन का मतलब होता है धर्म परिवर्तन, ठीक है। और रैम्पेंट कन्वर्जन का मतलब बहुत तेज गति से धर्म परिवर्तन का उन्होंने राज्य में ये बात छेड़ा कि हमारे राज्य में कोई एक पर्टिकुलर धर्म वाले लोग हैं, उनको धर्म परिवर्तन करवा करके किसी दूसरे पर्टिकुलर धर्म में डाला जा रहा है, ठीक है। हमारे राज्य में ये सब चीज़ हो रहा है, उन्होंने इसके बारे में चर्चा कर दिया। तो जब आप ये चर्चा कीजिएगा तो यदि धर्म ए से धर्म बी में डाला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आम लोगों में जो धर्म ए के मानने वाले लोग हैं, उनके मन में धर्म बी के लिए जहर पैदा होगा, लड़ाई करने का या झगड़े का माहौल बन जाएगा, ठीक है। अगर पहला नज़र में मान भी लेते हैं कि प्रोसिक्यूशन का जो आरोप है कि उन्होंने इस बयान के जरिए नफरत फैलाने की कोशिश करी है, तो भी गौर से समझिएगा, तो भी आगे सुनिएगा क्या कहा जा रहा है। एंड अट्रैक्टेड प्रोसिक्यूशन, जैसे हमने बोला ना इनवाइटेड चार्जेस, तो उसी तरह अगर आपका कोई एक्शन इनवाइट चार्जेस ऑफ समथिंग करता है तो समथिंग का आरोप लग सकता है। उसी तरह अगर आपका कोई एक्शन अट्रैक्ट चार्जेस करता है तो भी उस चीज़ का इनवाइट और अट्रैक्ट यहाँ सेम सेंस में आरोप लग सकता है। तो उनका जो हरकत है, ये वाला स्टेटमेंट देने का एमपी साहब का, अट्रैक्टेड प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 153A और सेक्शन 505, ठीक है। तो उनका ये जो बयान है, उन पर उस बयान के चलते उन पर प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए सेक्शन 153A और सेक्शन 505 के अंतर्गत। तो पर भी क्या वाज इज अरेस्ट नेसेसरी, क्या इन दोनों सेक्शंस में ऐसा लिखा हुआ है कि अरेस्ट करना जरूरी है वैसा अपराधी को, ठीक है। अब देखिए आगे, दीज ऑफेंसेस अट्रैक्ट प्रिजन टर्म ऑफ ओनली 3 years। यदि इन दोनों धाराओं के तहत अपराध का मुकदमा लगाया जाता है भी तो इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। एंड अंडर द अर्नेस कुमार रूलिंग 2014 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस चला था अर्नेस कुमार का 2014 में, उसके फैसले के अंतर्गत, यहाँ रूलिंग मतलब वर्डिक्ट डिसीजन, उसके फैसले के अनुसार उस फैसले के अनुसार जो यही तरह का आरोप चला था अर्नेस कुमार के खिलाफ, तो देयर इज नो नीड टू अरेस्ट ए पर्सन फॉर एन ऑफेंस दैट इन्वाइट्स ए प्रिजन टर्म ऑफ
7 years एंड लेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि यदि किसी भी आदमी के खिलाफ कोई भी आरोप है जिसमें 7 साल या उससे कम की सजा का प्रावधान है तो उसको अरेस्ट करना जरूरी नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। फर्दर इसके अलावा, मतलब ये सब बात तो हो गई, क्या इसके अलावा सुनिए, इवेंस एडिशन, अगर आप उस पर देशद्रोह का भी मामला लगाते हैं, राजद्रोह का भी मामला, देशद्रोह नहीं राजद्रोह से एडिशन को बोलना चाहिए, राजद्रोह का भी मुकदमा लगाते हैं तो विच अलाउज ए मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और इस राजद्रोह में जो बड़ा से बड़ा सजा है वो 20 वर्षा है, जिसको बोलते हैं उम्र कैद की सजा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स एन अल्टरनेटिव जेल टर्म ऑफ 3 years, और उसमें भी प्रावधान दिया गया है कि 20 वर्ष के जगह अल्टरनेटिव में 3 वर्ष के जेल का प्रावधान दिया गया है। अब मैक्सिमम 30 साल है, सॉरी 20 साल है, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम किस बात पर डिपेंड करेगा? तो ग्रेविटी और इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम, कि उन्होंने क्या राजद्रोह किया, कितना हद तक राजद्रोह माना जाएगा, इस पर है ना। तो उसमें भी 3 साल का है अल्टरनेटिव एक दिया हुआ, तो 3 साल जो है 7 साल या उससे कम ही वाला सेक्शन में आ जाएगा ना, तो पर भी कहा है गिरफ्तार कर लिए भैया। ठीक है। मिस्टर राजू हैज एलेज्ड इल ट्रीटमेंट व्हाइल इन सीआईडी कस्टडी। मिस्टर राजू ने बयान दिया है बहुत बदसलूकी का जब सीआईडी कस्टडी में उनको रखा गया। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ही बी एग्जामिन्ड, मतलब ही शुड बी एग्जामिन्ड, उसका जांच किया जाना चाहिए। किसका? राजू साहब का, एमपी साहब का, एट द आर्मी हॉस्पिटल। देखिए इसमें जो कुछ भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आर्टिकल है द हिंदू का, उसका बात हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। ही बी एग्जामिन्ड एट द आर्मी हॉस्पिटल, उसको जांच किया जाना चाहिए उसके बाद का आर्मी हॉस्पिटल में, इन सिकंदराबाद, इन नेबरिंग तेलंगाना, जो पड़ोसी राज्य तेलंगाना के सिकंदराबाद में आर्मी हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाके उसका एग्जामिन करवाइए, उसको जांच करवाइए कि उस पर के साथ क्या बदसलूकी किया गया सीआईडी कस्टडी में। हिज बेल पिटीशन इज़ लाइकली टू बी टेकन अप लेटर दिस वीक। उनका जो जमानत याचिका है उसको टेकन अप किया जा सकता है, लिया जाने की संभावना है इस सप्ताह में, अंत में, मतलब सप्ताह भी शुरू हुआ, सप्ताह के अंत तक लिया जा सकता है। लाइकली टू का मतलब, लाइकली टू के बाद भी1 आएगा तो उसका मतलब वो काम होने का संभावना है, जैसे इट इज़ लाइकली टू रेन, वर्षा होने की संभावना है। इट इज़ अनएडिफाइंग, ये बहुत बुरी बात है टू नोट, ये गौर करना, ये जानना बहुत बुरी बात है कि दैट की द सीआईडी हैज ऑल्सो नेम्ड इन द एफआईआर 2 टेलीविजन चैनल्स। सीआईडी ने अपने एफआईआर में 2 टेलीविजन चैनल्स का भी नाम लिया है, टू विच ही गेव इंटरव्यूज़, जिस पर उन्होंने इंटरव्यू दिया था, मतलब एमपी साहब राजू जी ने इंटरव्यू दिया था। वाइल द लीगल प्रोसेस विल टेक इट्स कोर्स, जहाँ एक और कानूनी कार्रवाई तो अपना चलता ही रहेगा, लीगल प्रोसेस विल टेक इट्स कोर्स का मतलब कानूनी कार्रवाई आगे चलेगा, वहाँ दूसरी ओर इट इज़ वंस अगेन टाइम फॉर ए रिफ्लेक्शन, फिर से एक समय आ गया है रिफ्लेक्शन का, मतलब सोचने विचारने का। किस चीज़ पर सोचने विचारने का? रिफ्लेक्शन ऑन समथिंग, मतलब कोई चीज़ पर कंसिडरेशन, सोच विचार करना। तो ऑन द नीड एंड रेलेवेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेडिशन, कि क्या ऑफेंस ऑफ सेडिशन का नीड है, ज़रूरत है, या क्या उसका रेलेवेंस यानी सार्थकता है, उसका उपयोगिता है, क्यों नहीं भाई। तो यहाँ आगे कॉमा के बाद एक्सप्लेन किया जा रहा है, क्योंकि ऑफेंस ऑफ सेडिशन जो है एक कॉलोनियल एरा प्रोविज़न है, मतलब उपनिवेशवाद के युग का कानून है। उपनिवेशवाद समझते हैं, जब अंग्रेज़ों ने या पुर्तगालियों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया था, कॉलोनी बनाया था, उस युग में सेडिशन यानी राजद्रोह का कानून बनाया गया था। क्या आज के प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में सेडिशन नाम का कोई ऑफेंस होना चाहिए क्या? हाँ भाई, ये भी तो अच्छा, मतलब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया गया है एडिटर के द्वारा कि क्या आज प्रजातांत्रिक देश में राजद्रोह जैसा कुछ होना चाहिए? आप राजा हैं क्या कि राजद्रोह लगा रहे हैं आप किसी पर? हैं? तो राजद्रोह तो वही होता था ना कि आप राजा के खिलाफ कुछ बोले मुड़िया काट देगा सीधे, तो आप राजा हैं कि आप मुड़ी काट दीजिएगा और जेल में बंद कर दीजिएगा? अरे बुड़बक, राजा है तो फिर आपका बेटवे बनेगा, फिर आपका उसका बेटवा बनेगा, ऐसे तो नहीं है। आपको तो चुन के भेजा गया, अगला बार नए भी चुन के भेजा जा सकता है। ये तो सिंपल सा बात है। तो अब तो राजा है नहीं, है ना, तो राजद्रोह तो नहीं होना चाहिए। मेरा दिमाग तो मोटा मोटी यही कहता है। क्या है कि भैया तो राजा का मतलब एक तरह का समझिए कि हाई हैंडेडनेस का एक टूल है आपके हाथ में, ये सेडिशन। कोई ये कुछ बोलेगा सीधे कहेगा अच्छा राजद्रोह है, इसको अंदर डालो जी, ये हिंसा भड़का रहा, नफरत भड़का रहा। ऐसे नहीं होगा भैया, ये तो गलत लग रहा हमको भी। ठीक है, हमारा जहाँ तक समझ जाता है।
ठीक है, बाकी समझाइए, इसमें बताइए कि क्या है ना। आगे देखते हैं। A colonial era provision used to imprison people for political writings in support of Indian independence। हाँ, उस समय लिखा, कोई भी यदि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में लिख देता था तो उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाता था। तो क्या इज इट नेसेसरी टू रिमेन दिस ऑन द स्टैट्यूट बुक? क्या इसको संविधान में रहना जरूरी है? स्टैट्यूट बुक का मतलब कानून का किताब, कानून का किताब अपना तो संविधान है ना है। That state governments and various police departments are known for the casual resort to prosecution under this section is a poor reflection of the understanding of the law among civil servants everywhere। देखिए, आज ही जो हो रहा है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, लोग जानते हैं कि लोग इस जो स्टेट गवर्नमेंट है और पुलिस डिपार्टमेंट है कैजुअली यूज कर ले रहा है इस प्रोसिक्यूशन में, इस प्रोविज़न को, इस कानून को। ठीक है, और ये चीज़ दर्शाता है, रिफ्लेक्शन देता है, पुअर रिफ्लेक्शन, बहुत ख़राब चीज़ दर्शा रहा है कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं हर जगह पर, उनको कानून की समझ बहुत कमज़ोर है। उनको नहीं पता चल रहा है कि सिडिशन आप लगा रहे हैं तो सिडिशन कहाँ लगाना चाहिए, किस स्थिति में लगाना चाहिए। आप काहे लगा रहे हैं भैया? इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, उतना पढ़े लिखे नहीं हैं। इट इज़ नाउ फेयरली वेल नोन दैट द सेक्शन इज अट्रैक्टेड ओनली if there is an imminent threat to public order or there is actual incitement to violence। सब लोग ये अच्छे से जानते हैं कि ये जो सेक्शन है सेडिशन वाला, ये तभी, सिर्फ तभी लगाया जाना चाहिए जब पब्लिक ऑर्डर, मतलब जो कानून व्यवस्था है, उसके लिए इमिनेंट थ्रेट हो जाए। इमिनेंट थ्रेट का मतलब एकदम तुरंत उसके लिए खतरा पैदा हो जाए। कोई आदमी ऐसा बात बोल दिया कि एकदम देश, उस एरिया में दंगा भड़क सकता है, तो आप उसमें राजद्रोह लगा सकते हैं। ठीक है, तो इमिनेंट का मतलब जो नियर फ्यूचर में होने वाला, थ्रेट टू समथिंग मतलब कोई चीज़ पर खतरा, और देर इज एक्चुअल इंसाइटमेंट टू वायलेंस, या फिर कोई आदमी ऐसा काम कर दिया, बात बोल दिया जिससे कि हिंसा भड़क सकती है। इंसाइटमेंट टू वायलेंस मतलब हिंसा भड़कना। इंग्रेडिएंट्स दैट आर इनवेरिएबली एब्सेंट इन मोस्ट केसेज। और ये सब जो जितना भी केसेज अभी लाया गया है सेडिशन का, इन सब में समान रूप से ऐसा कोई चीज़ नहीं था। ये सब जो है, ये सब इंग्रेडिएंट्स इनवेरिएबली एब्सेंट था, मतलब समान रूप से अनुपस्थित था। इसमें ना कहीं किसी पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट मिल रहा था और ना इंसाइटमेंट टू वायलेंस था। इन एडिशन, इसके अलावा, इट रिमेन्स वेगली एंड टू ब्रॉडली डिफाइंड। ये जो यहाँ पर लिखा गया ना डिसअफेक्शन सेडिशन वाले सेक्शन में, तो डिसअफेक्शन का मतलब होता है डिसलॉयल्टी, गद्दारी और शत्रुता का भाव। तो जब आप गद्दारी और शत्रुता का भाव बोलते हैं तो ये भी तो डिफाइन करना चाहिए ना कि आपके काम से गद्दारी और शत्रुता का भाव किसके तरफ झलकेगा तो सेडिशन होगा, है? ये तो क्लियर होना चाहिए। तो ये ब्रॉडली डिफाइंड है और वेगली डिफाइंड है। मतलब इस जो वेगली डिफाइंड है मतलब स्पष्ट रूप से इसको डिफाइन नहीं किया गया है। और खाली आप इतना बोल देते हैं कि डिसलॉयल्टी और फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी को डिसअफेक्शन कहा जाएगा और डिसअफेक्शन आएगा सेडिशन के अंतर्गत, तो ये भैया इसका तो फ़ायदा बहुत से लोग बहुत तरीके से उठा सकते हैं जो पावर में है। और इसके वजह से वारंटिंग ए टोटल रिकंसिडरेशन, जरूरी हो जाता है कि पूरी तरह से पुनर्विचार किया जाए सेडिशन वाले कानून पर। रिसेंटली, हाल ही फिलहाल में, द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू रिविजिट द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ दिस सेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन का, जो सेडिशन वाला सेक्शन है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी मतलब संवैधानिकता, कि संवैधानिक रूप से आज के लिए कितना ही सार्थक और सही है, इस पर पुनर्विचार का बात भी किया है, डिसाइड किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा, इसका संवैधानिकता पर, इस कानून के संवैधानिकता पे, कानून रहना भी चाहिए संविधान के अनुसार से कि नहीं रहना चाहिए। वाइल ए जुडिशियल वर्डिक्ट विल बी वेलकम, जुडिशियल वर्डिक्ट जो भी आएगा इस पुनर्विचार के बाद, न्यायिक फैसला जो भी आएगा उसका स्वागत होगा। इट वुड बी इवन मोर प्रोटेक्टिव ऑफ फ्री स्पीच इफ द सेंटर एबॉलिश द प्रोविजन। लेकिन अगर केंद्र सरकार इस प्रोविजन को एबॉलिश कर दे, ख़त्म कर दे, उन्मूलन कर दे, तो ये फ्री स्पीच के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा, ज़्यादा सुरक्षात्मक होगा। फ्री स्पीच क्यों? क्योंकि प्रजातांत्रिक देशों में बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि बोलने की आज़ादी का मतलब आप कुछ भी बोलिए, लेकिन अगर हालात बिगड़ रहे हैं तो हालात क्यों बिगड़ रहे हैं, इसका समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है, इस पर सवाल पूछने की आज़ादी होनी चाहिए और इसका जवाब देने की बाध्यता अथॉरिटीज़ को होनी चाहिए।
अगर आप फ्री स्पीच को कर्ब कर रहे हो तो एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से सरकारों के लिए, अथॉरिटीज़ के लिए एक कानून आना चाहिए संविधान में, जिसमें बाध्यता होना चाहिए कि उनको इमरजेंसी की हालत में सवाल इस तरह का जो अभी देश में फैला हुआ है, व्यवस्था नहीं है, लोग मर रहे हैं, इन पर पूछे गए सवालों का एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देने की बाध्यता भी होनी चाहिए। हाँ, अब इसका प्रोविज़न कैसे होगा, इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, जुडिशरी के जरिए होगा, आरटीआई के जरिए होगा, किस जरिए होगा, इस पर सोचे जाने की बात है। आई होप कि आर्टिकल आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत सारी बातें, बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी समझ में आए होंगे। इन सब समझ को पाने के बदले आपको कुछ देना चाहिए। क्या फ्री में तो लेके नहीं चल जाना चाहिए, तो देना ही चाहिए कि अगर आपको वाकई में अच्छा लगा है तब लाइक कीजिए, लाइक कम आता है। और आपको लगता है कि उपयोगी, हम ऐसे फ्री में नहीं मांग रहे, आपको लगता है कि आर्टिकल उपयोगी है तो पहुंचाइए हर एक आदमी, कम से कम 10 लोगों तक या 10 ग्रुप तक, जहां पर इन सब चीज़ों का कद्र होता हो, जो चीज़ें हम बता रहे हैं इंग्लिश में। मेरा पर्पस था इंग्लिश एक्सप्लेन करना। और बाकी और अगर आप एडिटोरियल का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरा ऐप है माई एग्ज़ाम स्टडी, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। 2 आर्टिकल का एनालिसिस, इस तरह से कंप्लीट एनालिसिस, वोकेबलरी, ग्रामर, रूल्स और स्ट्रक्चर पे बेस्ड मिलेगा आपको। और उनमें दोनों में से एक आर्टिकल पर बेस्ड इंग्लिश का कंप्लीट सेट विथ वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली 99 रुपीज़ पर मंथ में। तो इस उम्मीद के साथ अलविदा कहते हैं कि अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना सपोर्ट जारी रखें, शेयर करके, लाइक करके और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन देके। धन्यवाद।